नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर करें। एक नजर हेडलाइंस पर। अंडरब्रिज विस्तार की मांग को लेकर डीआरएम कार्यालय का घेराव, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। एन खेती किसानों के वक्त उर्वरक संकट, दूसरी तरफ गौठान के मिट्टी मिले खाद को खपाने किसानों पर जबरदस्ती। स्टेट मेंटल हॉस्पिटल में 4 विदेशी मरीज, स्वस्थ होने के बाद उन्हें वापस भेजने अस्पताल प्रबंधक कर रहा दूतावासों से संपर्क। और एक विधायक की सह पर धड़ल्ले से हो रहा रेत का अवैध उत्खनन, शासन लगा चुका है बारिश पूर्व प्रतिबंध। और अब खबरें विस्तार से। अंडरब्रिज विस्तारीकरण की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने रेलवे डीआरएम ऑफिस का घेराव किया। क्षेत्रवासी रेलवे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए डीआरएम से ही मिलने की जिद पर कार्यालय के बाहर बैठ गए। हालांकि बाद में आंदोलनकर्ताओं ने सीनियर डीएन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। रेलवे के अधिकारी ने 2 दिन के भीतर टेंडर जारी कर 2 महीने बाद अंडरब्रिज विस्तारीकरण करने का आश्वासन दिया। बता दें कि पूर्व में तारबहार रेलवे फाटक पर बड़ा रेलवे हादसा हो चुका है, जिसके बाद रेलवे हरकत में आया और आधे अधूरे अंडरब्रिज का निर्माण करा दिया। 2 ट्रैक अभी भी ओपन है, जिससे आज भी सबसे बड़ी मुसीबत है। इसलिए इसको लेकर क्षेत्रवासियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। उसके बाद 1 सितंबर को रेलवे का घेराव कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने कहा कि अगर 2 दिन में टेंडर नहीं किया गया तो 2 महीने के अंदर कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे रेल रोको आंदोलन करने बाध्य होंगे। प्रदर्शन में महापौर रामशरण यादव, कृषि मंडी अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला समेत पार्षद, एमआईसी मेंबर, सामाजिक संगठन समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। और लैंड की अवेलेबिलिटी को देखते हुए जो है ये इस तरह का निर्णय लिया गया था। नहीं, वहाँ पर जो बनाना था जो है लैंड अभी बाद में एक्वायर्ड हुई है कंस्ट्रक्शन के लिए, जो है 3rd लाइन कंस्ट्रक्शन के लिए जो है, और उसमें स्कीम भी चेंज की गई है। अर्लियर जो स्कीम थी जो है प्राइवेट लैंड एक्वायर करने की ज़रूरत थी। ये काम जो है आपको 3 महीने के बाद शुरू हो जाएगा एट साइट। नहीं, आश्वासन हुई कि टेंडरिंग प्रोसेस जो है टेंडर फाइनल होने के बाद काम स्टार्ट होगा। आधा अधूरा बनाया गया था इनके द्वारा और अभी तक पूर्ण नहीं किया गया था। 2012 में आधा अधूरा अंडरब्रिज बनाने के बाद कई लोग एक्सीडेंट के शिकार हुए, कई एम्बुलेंस में दम तोड़ चुके हैं। वो फाटक टाइम पे नहीं खुलता है, बच्चे स्कूल टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, आने जाने में बहुत दिक्कतें होती है। उसी को मांग को लेकर लगातार जनप्रतिनिधि और आम जनता के द्वारा मांग किया जा रहा था अंडरब्रिज के लिए। लोगों द्वारा अब आक्रोश व्याप्त हो चुका है। अब वो सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। वो इसलिए आए थे डीआरएम सर को अपनी बात कहने के लिए कि अगर इन 3 महीनों में अगर वो कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो आगे अब और आंदोलन का तैयारी करेंगे हम। ये अधिकारियों की गलती है। लगातार तो उनसे संपर्क किया जा रहा था, मगर ये सुनने के लिए बैठे नहीं थे। एसी कमरे में बैठकर बस हस्ताक्षर करके वापस कर रहे थे। 3 महीने का समय हम मान कर चल रहे हैं। अगर 3 महीने बाद अगर कुछ हमें नहीं लगता कि इनके द्वारा कुछ प्रोसेस हो रहा है तो हम लोग रेल रोको आंदोलन का तैयारी करेंगे। जैसा कि हमारा आवाज़ आपको इस भीड़ ने बता दिया होगा, सिरगिट्टी के सर्वाधिक समस्या से जूझते हुए सिरगिट्टी के सभी जनप्रतिनिधि के साथ साथ आम जनता भी अधूरे अंडरब्रिज के मांग को लेकर के आज डीआरएम ऑफिस का घेराव करने के लिए आए थे। जैसा कि डीआरएम साहब ने बताया कि विगत 2 से 3 दिन के अंदर में इनके द्वारा टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। यदि अपने ढुलमुल रवैया से यदि ये बाज नहीं आएंगे रेलवे प्रशासन, तो हम और भी इससे आगे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। साथ ही मैं रेलवे के अधिकारियों के आपके माध्यम से यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे घर के बहुत ही पास माननीय उच्च न्यायालय भी है, हम वहां भी जाने के लिए बाध्य रहेंगे। शहर के मगरपारा और सरकंडा क्षेत्र से फिर बदमाशों द्वारा 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। हालत यूपी और बिहार जैसी हो रही है। प्रभारी मंत्री तक कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जता चुके, पर व्यवस्था है कि संभल ही नहीं रही। पहले वीडियो में एक युवक दूसरे युवक को दड़ा कर ताबड़तोड़ बल्ले से पीटता हुआ नजर आ रहा। वहीं दूसरे वीडियो में युवकों के बीच खड़े एक युवक को दूसरा बेल्ट से बेरहमी से पीटता दिखाई दे रहा। पहला वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। वीडियो में मार खाता शख्स
सकरी का आदतन बदमाश विक्की पांडे है। उसके खिलाफ जानलेवा हमला, घर में आग लगाने जैसे मामलों में जुर्म दर्ज है। एक मामले में वह कुछ दिनों पहले जेल से छूटा है। 3 दिन पहले रात में तिफरा से आ रही लड़कियों से छेड़छाड़ करते हुए मगरपारा चौक पहुंच गया, जहां इन लड़कियों ने वहां खड़े लड़कों से मदद मांगी, जिसके बाद युवकों ने उसकी बल्ले और स्टिक से जमकर पिटाई कर दी। ऐसी कहानी पुलिस बता रही है। वहीं दूसरे वीडियो में सरकंडा के अशोकनगर निवासी प्रदीप साहू को चोरी के संदेह पर युवकों द्वारा बेरहमी से बेल्ट से पीटा जा रहा। वह भी मगरपारा चौक पर। मामले में पुलिस ने प्रार्थी प्रदीप साहू की शिकायत पर अपराध दर्ज करना बता रही है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कब तक इस तरह के वीडियो देखकर पुलिस कार्रवाई करेगी? कब दिखावे की बजाय सही में अपराधियों के मन में खौफ को दूर करने दिखावे के बजाय सतत गश्त करेगी? रात को हम लोग जब तिफरा साइड से आ रहे थे तो बीच रास्ते पे हम लोग को रोका गया, अपशब्दों का प्रयोग किया गया और छेड़खानी की गई। गाड़ी को रुकवा के छेड़खानी बढ़ रही थी और साथ में हमारे साथ जो साथी थे उनको भी इस चीज़ में इन्वॉल्व किया गया। लड़ाई वहाँ पे बढ़ी, फिर भी हम जैसे तैसे वहाँ से निकले। तिफरा से लेके पूरा मगरपारा चौक तक हमारा पीछा किया गया। फिर कंटिन्यू गाली गलौज का प्रयोग किया जा रहा था, बहुत ही गंदे तरीके से कमेंट पास कर रहे थे। फिर मगरपारा चौक पे रोक करके लड़ाई झगड़ा बढ़ा। वहाँ पे एक जन थे अपने कार के पास बैठे हुए थे, हमने उनसे मदद मांगी, वो हमारी मदद किए। फिर अपने सेल्फ डिफेंस में हमारे साथ जो लोग थे उन्होंने भी हाथ उठाया। पहला जो वीडियो है जिसमें एक युवक को 2 युवक इसमें बेल्ट से मार रहे हैं, वो उसमें थाना सरकंडा क्षेत्र का मामला है, जिसमें जो पीड़ित युवक है वो अशोकनगर का रहने वाला है और जो आरोपी हैं वो चाटीडी के रहने वाले हैं। इसमें सरकंडा थाना में मामला पंजीबद्ध करके दोनों आरोपी युवक को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो दूसरा वीडियो है उसकी पहचान की जा रही है उसमें, और उसमें जो पीड़ित युवक नज़र आ रहा है, जो आरोपी युवक नज़र आ रहे हैं, उसकी पहचान की जा रही है। यदि पीड़ित युवक थाना आता है तो आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 3 जिम्मेदार विभागों के होते हुए खनिज संपदा की लूट जारी है। अफसर, कालाबाजारी सब इस लूट में शामिल है। मामला धड़ल्ले से हो रहे रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन का है, जिसके चलते रेत के दाम में 800 से लेकर 3500 तक बढ़ गए हैं। कोई देखने वाला ही नहीं है। खनिज विभाग के मुताबिक 7 लोगों को रेत डंप करने लाइसेंस जारी किया गया है। इनमें से 4 डंपिंग स्पॉट मस्तूरी, 2 कोटा क्षेत्र और 1 बिलासपुर से लगे निरत्तु में है। शहर के अंदर कोई लाइसेंसी कारोबारी ही नहीं है। इसके बावजूद तोरवा नदी किनारे लिंगाडी पुल के पास, तोरवा बाईपास रोड और कोनी रोड समेत कम से कम 100 जगह रेत का अवैध डंपिंग कर कारोबारी कारोबार कर रहे हैं। 400 से अधिक ट्रैक्टर रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन में लगे हैं, पर ना तो ट्रैफिक विभाग को कोई मतलब है, ना क्षेत्रीय थाने को और ना आरटीओ महकमे को। इस बंदरबाट के चलते बारिश के बाद 1200 रुपए से मिलने वाला एक ट्रैक्टर रेत 2000, तो एक हाईवा रेत की कीमत 6500 से बढ़कर 10,000 तक पहुंच गया है। सब तय है कि किसको कितना देना है। इसके लिए बाकायदा एक शख्स को निर्धारित समय में माल पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया है। चर्चा है कि सब सेट है। ये बीच बीच में होते रहता है कार्रवाई, और क्या है कि कई किसानी के लिए हैं, लेकिन वो कमर्शियल तो जब पकड़ो तो बताते हैं कि हम कमर्शियल कराने के लिए आवेदन डाल दिए हैं, और बीच बीच में होते रहता है। अब आप बोल रहे हैं तो इस संबंध में मैं सभी टेंगो मोबाइल को बुला के एक बार चर्चा करता हूं, और उसके बाद फिर सभी ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करवाते हैं। अब रेती में चल रहे हैं कि किस में चल रही है मेरे को आइडिया नहीं है। अब वो क्या है कि हाँ, ये गलत तो है कि कृषि कार्य के लिए यूज है ट्रैक्टर, लेकिन वो कमर्शियल चला रहे हैं तो वो गलत है। शहर सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों के गौठानों में निर्मित वर्मी कंपोस्ट को बेचने सरकार किसानों पर दबाव बना रही है। किसानों को फरमान जारी किया गया है कि सहकारी समिति से केसीसी ऋण लेना है तो किसानों को प्रति एकड़ 3 बोरी वर्मी कंपोस्ट खरीदना ही होगा, अन्यथा उनके केसीसी ऋण को समितियों द्वारा रोका जा सकता है। किसानों पर वर्मी कंपोस्ट खाद की खरीदी को जबरिया थोपा जा रहा है। जैविक खाद न खरीदने वाले सैकड़ों किसानों का केसीसी लंबित है। साथ ही जैविक खाद की गुणवत्ता में भी किसान उंगली उठा रहे हैं।
बताया जा रहा है कि वर्मी कंपोस्ट व जैविक खाद में भारी मात्रा में मिट्टी मिलाया जा रहा है। अप्रैल मई में हर सोसाइटियों में खाद एडवांस फिटिंग हुआ था। उस समय बंधन था कि हर सोसाइटियों में वर्मी कंपोस्ट लेंगे तभी मिलेगा, लेकिन अभी वर्तमान में सोसाइटियों में कई जगह वर्मी कंपोस्ट नहीं है और जहाँ पे है 1 बोरी 2 बोरी 4 बोरी काट भी रहे हैं और ऐसा ये नहीं है कि लेना ही पड़ेगा ऐसा करके। शुरू में था बंधन। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Working towards being the best. Visit Choksey Group of Colleges, Bilaspur. बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, चतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। अप्रैल मई में हर सोसाइटियों में खाद एडवांस फिटिंग हुआ था। उस समय बंधन था कि हर सोसाइटियों में वर्मी कंपोस्ट लेंगे तभी मिलेगा, लेकिन अभी वर्तमान में सोसाइटियों में कई जगह वर्मी कंपोस्ट नहीं है और जहाँ पे है 1 बोरी 2 बोरी 4 बोरी काट भी रहे हैं और ऐसा ये नहीं है कि लेना ही पड़ेगा ऐसा करके। शुरू में था बंधन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मस्तूरी के इटवापाली के मंदिर से भावर गणेश की ऐतिहासिक प्रतिमा चोरी के मामले में अहम सुराग मिलने और जल्द आरोपियों को पकड़ने का दावा फेल हो गया। यही वजह है कि एसएसपी को अब आरोपियों के संबंध में जानकारी देने पर 5000 रुपए के इनाम की घोषणा करनी पड़ी। वारदात के 8 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जबकि दावा किया गया था कि मूर्ति की एक आंख मिलने से आरोपियों की दिशा मिल गई है। आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। 8 दिन बाद एसएसपी ने आरोपियों के संबंध में सूचना देने वालों को 5000 रुपए के इनाम के 8 घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि गत 25 अगस्त की रात सशस्त्र नकाबपोश कट्टे की नोक पर सेवादार को बंधक बना मंदिर की गर्भगृह से सालों पुराने 3 फीट ऊंची और 60 किलो वजनी भावर गणेश के ग्रेनाइट की मूर्ति को सब्बल से उखाड़ ले गए थे।
पुरानी ऐतिहासिक प्रतिमा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सेंद्री के राज्य मानसिक चिकित्सालय में प्रदेश भर के मानसिक रोगी उपचार कराने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे भी मरीज आ रहे हैं जो अपना नाम और पता ही नहीं बता पा रहे। इलाज के बाद स्थिति सामान्य होने पर वे अपने राज्य और देश का नाम बमुश्किल बता पाते हैं। मानसिक चिकित्सालय प्रबंधन ने ऐसे स्वस्थ हो चुके विदेशी मरीज को उनके वतन तक पहुंचाने के लिए भारत में विभिन्न देशों के दूतावासों से संपर्क कर रहा है ताकि उन्हें उनके वतन भेजा जा सके। इसके पहले भी राज्य मानसिक चिकित्सालय ने विधिक सहायता केंद्र के जरिए एक नेपाली और श्रीलंकाई नागरिक को उनके वतन भेजा है। यहाँ इस समय स्त्री और पुरुष मिलाकर लगभग 150 मरीज रह रहे हैं। ये ऐसे मानसिक रोगी हैं जिन्हें मानसिक संतुलन बिगड़ने पर उनके परिजन उनसे पल्ला छुड़ाने के लिए उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसे मरीजों के ठीक हो जाने के बावजूद भी अभिशाप सहने विवश हैं। अभी वर्तमान में मेरे पास में जो मेल पेशेंट हैं वो 82 हैं और फीमेल पेशेंट 74 हैं। टोटल हमारे पास 156 पेशेंट एडमिटेड हैं, भर्ती मरीज हैं। और इसमें से कुछ मरीज ऐसे हैं जो बाहर देशों के भी हमारे यहाँ आकर के भर्ती हो जाते हैं, कहीं घूमते फिरते मिलते हैं तो उस जगह से भी आकर के भर्ती होते हैं। कुछ के लैंग्वेज शुरुआत में नहीं समझ में आती है, कुछ अपना नाम तक नहीं बता पाते हैं, फिर धीरे धीरे उपचार के बाद उनका नाम पता ये सब पता लगता है। बाहर के मरीज, एक नेपाल का मरीज हमारे पास था जिसको हम लोगों ने वहाँ दूतावास के माध्यम से उसके परिजनों से संपर्क किया और उसके परिवार वाले पिताजी आकर के लेके गए हैं। इसको तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा बेटा कहाँ पर है भी कि नहीं है, लेकिन जैसे ही पता लगा तो वो आकर के खुद होकर के लेकर के अपने मरीज को गए। गुरुवार की रात सीपत पुलिस व गौ सेवकों के बीच उस समय विवाद की स्थिति निर्मित हो गई जब गौ सेवा में लगे युवकों ने दर्जन भर मवेशी से भरे पिकअप को बीच रास्ते में रोक लिया और वाहन चालक पर मवेशी तस्करी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करने लगे। इस मामले की तस्दीक कराने पर मामला कुछ और ही निकला। सीपत थाना प्रभारी श्री टांडेकर के अनुसार मामला मवेशी तस्करी का नहीं है, बल्कि मवेशी मालिक द्वारा इन मवेशियों को लावारिस छोड़ दिया गया है, जिस पर पुलिस ने स्वयं के खर्चे पर इन मवेशियों को जंगल भिजवाने का निर्णय लिया है। शहरी विधानसभा में भाजपा को अब जनता जनार्दन की याद आई है। कांग्रेस के 3.5 साल के कार्यकाल में उनके पास बताने के लिए कोई काम नहीं रह गया। अब वह मोदी के 20 वर्ष के कार्यकाल को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इसके लिए वह शहर में भाजपा के शासनकाल में किए गए कामों की सूची को लेकर वह लोगों को अपने काम के बारे में बता रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अपने 15 साल का कार्यकाल एक झटके में खोने के बाद फिर से उसे जमीन मिलेगी, इसमें संदेह है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम हमारे पास आया है पार्षद होने के नाते कि 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश में क्या किया, छत्तीसगढ़ में क्या किया। लोगों के घर तक जाना है और लोगों को इसकी जानकारी देना है कि क्या की योजनाएं रमन सरकार में होती थी और अभी वर्तमान सरकार किसकी योजना को बंद कर दी है। आप देख सकते हैं रमन सरकार में जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी योजनाएं लागू किया गया, तो जो आज के तारीख पे पूरी बंद है। हम लोगों के घर में जा रहे हैं, उनको उज्ज्वला गैस की योजना मिली है कि नहीं मिली है, उनको तीर्थ यात्रा योजना मिल रही है कि नहीं मिल रही है, शादी का पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन सभी योजनाओं को लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो विकास किया उनको लोगों को बताया। अरपा नदी को संवारने के लिए जो भी प्रयास हुए हैं अभी वे भलीभूत नहीं हुए हैं। वही घुटकू, तुर्काडी, मंगला और निरुक्तु के घाटों से लगातार रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन बेखौफ जारी है। अफसर अपनी जवाबदेही से बच रहे, कुछ बोलने तैयार ही नहीं है। तो क्षेत्रीय छाया विधायक मामले में अफसर की तरह जवाब दे रहे कि उनके विधानसभा क्षेत्र से शिकायत आने पर या समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिलने पर अफसरों को बोल कार्रवाई कराते हैं। मामले में एक विधायक का संरक्षण होने की बात सामने आ रही है। यही वजह है कि शासन द्वारा बारिश में रेत उत्खनन पर रोक लगाने और घाटों का लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी जिला प्रशासन और खनिज विभाग के जिम्मेदार अफसर कार्रवाई का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। जहाँ तक मेरे विधानसभा की बात है, अगर कहीं का शिकायत हमारे लोगों के द्वारा आता है, ग्रामीणों के द्वारा आता है, हम लगातार अधिकारी को अवगत कराते हैं, उस पर कार्रवाई भी होती है। और अवैध उत्खनन सरकार भी नहीं चाहती कि अवैध उत्खनन हो और कोई प्रकार का अनियमितता यहाँ नियमित हो।
मैं भी पेपर के माध्यम से देखा हूँ कि कई जगह कार्रवाई हुआ है और कई जगह होने जा रहा है। तो ये थी हमारी अभी तक की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।